क्या दोस्तों आपको पता है कोविड-19 के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? हाल ही में सतर्क नागरिक नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? कोविड-19 के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्या आप चौंक उठे? लेकिन यह बिल्कुल सही है। कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? इसी तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। राज्य में मृतकों की कुल संख्या हाल ही में 50,027 हो गई है और इसी के साथ महाराष्ट्र कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य भी बन गया है। और जब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ नए फैक्ट में आज आपके सामने लेकर आया हूं। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, यह हम सबको पता है और हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई में माउंट मैरी चर्च, इमेज में देख सकते हैं, मुंबई में माउंट मैरी चर्च और अफगान मेमोरियल चर्च अपने पुराने और पश्चिमी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह दोनों देखने लायक जो स्थल है वो भी मुंबई में स्थित है। और महाराष्ट्र का रंगमंच रूप कौन सा है? तमाशा। और इसका विकास गोंधल, जागरण और कीर्तन जैसे लोक कला के रूपों में हुआ था। तो यह भी हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र का रंगमंच रूप कौन सा है? तमाशा। जिस तरह गुजरात में भवाई, इसी तरह महाराष्ट्र में तमाशा। और महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व की बात करें तो इनमें एक प्रमुख है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। चंद्रपुर जिले में स्थित यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना अभयारण्य है। कौन सा? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। और इस जंगल का नाम स्थानीय आदिवासियों द्वारा उनके भगवान ताडोबा या तारू के नाम पर रखा गया है, यानी कि ताडोबा। और जबकि अंधारी यहां बहने वाली नदी का नाम है और इसीलिए इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। वो भी कहां पर स्थित है? तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे, और वो महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर। दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल पासपोर्ट है जापान देश का। यानी कि जापान पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है इस इंडेक्स में सिंगापुर, तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी संयुक्त रूप से। यानी कि पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जर्मनी तीसरे स्थान पर। लेकिन पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग की लिस्ट किसने जारी की है? तो याद रखो हेनले एंड पार्टनर्स ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। किसने? हेनले और पार्टनर्स ने। और अमेरिका इस सूची में 7वें नंबर पर आता है, भारत इस सूची में 85वें स्थान पर है और हमारा पड़ोसी देश चीन 70वें स्थान पर है। यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान देश का। तो जापान को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पहला स्थान मिला है और जापान के नागरिकों को दुनिया के 191 देशों में ऑन अराइवल वीजा की सुविधा दी जाती है। कितने देशों में? 191 देशों में। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और जिसके नागरिकों को 190 देशों में यह सुविधा मिलती है। और तीसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी, जिनके नागरिकों को 189 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। लेकिन हमारा भारत देश रहा है 85वें स्थान पर। और जब टॉप पर रहा है जापान
तो जापान देश की कैपिटल का नाम है टोक्यो, जापान देश की करेंसी है येन और जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान के हाल ही के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। तो यह फैक्ट को हमें पता है, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। फूजी पर्वत जापान में स्थित है, फूजी पर्वत जिसे फूजियामा, यामा का अर्थ क्या होता है जापानी भाषा में? पर्वत होता है, और इसीलिए इसे फूजियामा भी कहते हैं। तो जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। कौन सा? यह फूजियामा, वो एक ज्वालामुखी भी है। तीसरा क्वेश्चन, कोविड-19 से प्रभावित गरीब और सुभेद्य लोगों के लिए भारत ने किसके साथ 3,550 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? दोस्तों, हमारे भारत देश में गरीब और सुभेद्य लोगों के लिए भारत देश ने जापान देश के साथ ही 3,550 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही भी आंसर है जापान। हाल ही में भारत और जापान द्वारा 50 बिलियन येन, और 50 बिलियन येन को हमारे भारतीय मूल्यों में कहे तो लगभग 3,550 करोड़ रुपए होते हैं। तो इतने ऋण के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं भारत और जापान देश ने। और इसका उद्देश्य क्या है समझौते का? कोविड-19 से प्रभावित गरीब और सुभेद्य लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना है। और भारत और जापान की बात आती है तो हमने जापान की बेसिक इंफॉर्मेशन तो पिछले क्वेश्चन में ही सीख ली है। तो चलिए भारत और जापान के संबंधों की बात करें। वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के लिए जापान चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश था, और भारत और जापान के नौसैनिक के बीच जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। कौन सा? जिमेक्स नौसेना अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है? भारत ने हाल ही में मंगोलिया देश के साथ हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगोलिया देश। हाल ही में भारत और मंगोलिया ने हाइड्रोकार्बन तथा इस्पात क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। मंगोलिया की ग्रीनफील्ड मंगोल रिफाइनरी का निर्माण भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत किया जा रहा है, इसलिए यह समीक्षा की गई। और मंगोलिया के पास बड़े यूरेनियम भंडार मौजूद है, और इसने भारत के साथ वर्ष 2009 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी किया था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत वर्ष 2015 में पहली बार हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मंगोलिया गए थे। और आगे बात करें तो दोनों देशों के बीच नोमोडिक एलिफेंट नामक सैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कौन सा? यह नोमोडिक एलिफेंट नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। यहां देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने मंगोलिया का दौरा किया था। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? नोमोडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हेतु सैनिकों को प्रशिक्षित करना। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मार्च 2022 तक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण की परियोजना को भी शुरू कर दिया है। यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक संबंध भी है। और मंगोलिया के आसपास में कौन कौन से देश स्थित है? चाइना, कजाकिस्तान और रूस जैसे देश स्थित है। और मंगोलिया की कैपिटल का नाम है उलान बटोर। मंगोलिया की करेंसी है तोगोर्गे। क्या? तोगोर्गे। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? खल्तमागिन बतुल्गा। खल्तमागिन बतुल्गा। पांचवा क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन किसके आरक्षण को संदर्भित करता है? वर्टिकल रिजर्वेशन संदर्भित करता है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़े वर्गों को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और हाल ही में यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय बोले तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है, और इसीलिए यह वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सुर्खियों में आया है। क्योंकि हाल ही में
इसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है हमारी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है और यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू होता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(4) ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है। तो इसी के साथ क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण बोले तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इनके तहत ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से एक विशेष वर्ग जैसे कि महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों आदि को निकाल कर आरक्षण दिया जाता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(3) क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल भी हमें याद रखना चाहिए। और जब बात करते हैं हमारे संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र को नींव है। यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान में कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। और 28 जनवरी 1950 भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। तो यह हमें तारीख भी याद रखनी है। हमारा उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष की होती है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही एग्नेस कैलेटी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सुर्खियों में रही है यह एग्नेस कैलेटी। और सुर्खियों में क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में एक ओलंपिक मेडल विजेता यह एग्नेस कैलेटी ने अपना 100वां जन्मदिवस मनाया है। यानी कि वे सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एग्नेस कैलेटी बोले तो वे सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन है। तो देखो इमेज में देख सकते हैं, युवावस्था में उन्होंने 10 ओलंपिक पदक जीते थे। जिम्नास्टिक में 5 स्वर्ण सहित 10 ओलंपिक पदक विजेता और सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन नाम है एग्नेस कैलेटी ने शनिवार को अपना 100वां जन्मदिवस मनाया। और इसलिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, उनमें से यह क्वेश्चन हमने सेट किया है। और एग्नेस कैलेटी की बात करें तो 35 साल की उम्र में वह जिम्नास्टिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदाधिकारी भी बन गई थी। यानी कि सबसे सीनियर 35 साल की आयु में जिम्नास्ट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास बना लिया था। और साल 2017 में कैलेटी को इजराइल का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान से नवाजा गया था, इसलिए यह महिला सुर्खियों में आई। 7वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF का पहला उप महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है अभिषेक यादव को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिषेक यादव। इमेज में आप देख सकते हैं, भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को खेल निकाय द्वारा पदानुक्रम में एक नया पद बनाने के फैसले के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। नाम मत भूलिएगा, अभिषेक यादव वो बन गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है? सुब्रत दत्ता। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारका में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इमेज में देख सकते हैं, माधव सिंह सोलंकी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का गांधीनगर में निधन हो गया और वे 94 वर्ष के थे। एक अनुभवी कांग्रेसी नेता और पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी 4 बार, कितनी बार? 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। यहां आप देख सकते हैं, यह पश्चिम में स्थित है गुजरात, और गुजरात को हमारे भारत देश का पश्चिम का गहना भी कहा जाता है।
सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य भी है गुजरात, और सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल। लेकिन गुजरात के राजकीय पशु के बारे में भी हम जान ले। गुजरात का राज्य पशु है एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लायन, और गुजरात का राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। गुजरात का राजकीय फल है आम और गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड। तो यह फैक्ट भी हमें याद रखने चाहिए। नवा क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? हमारे सुभाष बाबू की इस साल 125वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं और इस साल भर में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन एक उच्च स्तरीय जो समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और यह उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर एक वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसकी अध्यक्षता हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और जब हम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं तो सुभाष बाबू का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई थी और अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। तो यह हमारे सुभाष बाबू से जुड़े फैक्ट हमें याद रखने चाहिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे सुभाष बाबू ने दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तिरंगा फहराया था, तो वहां पर कुछ द्वीप के नाम भी बदल दिए गए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और जब अध्यक्षता करेंगे उच्च स्तरीय समिति की हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी एक सप्ताह तक प्रतिवर्ष सेवा सप्ताह कार्यक्रम चला रही है और पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था, यानी कि हमारी स्वतंत्रता के बाद जन्मे हुए और देश के प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब 70 साल के हो गए हैं। 10वां क्वेश्चन, सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किसने लॉन्च किया है? सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है बंधन बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंधन बैंक। और बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई, जो बंधन बैंक की टैगलाइन है। निजी क्षेत्र के बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और बैंक इस समझौते के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगी। और बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट 0 बैलेंस से खाता खोलना होगा और इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। और इसके अलावा शौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी शुरुआत की है बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक से जुड़े हुए 3 फैक्ट हमें याद रखने चाहिए। बंधन बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चंद्रशेखर घोष। इमेज में आप देख सकते हैं बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। टैगलाइन मत भूलिएगा, आपका भला सबकी भलाई, बंधन बैंक की टैगलाइन। 11वां क्वेश्चन, फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा, क्या नाम है? फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा कहां के राष्ट्रपति बने? इमेज में देख सकते हैं फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा वो बन गए हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा द्वारा 53% से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद दोबारा, पहली बार नहीं है, दोबारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। और सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी
4.7 मिलियन है, यानी कि सोने और हीरे की खदानें भी यहां पर स्थित है मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है बुंगी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। इमेज में आप देखिए, यह है अफ्रीका द्वीप महाद्वीप और यहां सेंटर में स्थित है यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसीलिए तो नाम पड़ा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? सतर्क नागरिक नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा लॉन्च की गई है, जिसको लॉन्च किया है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है। और लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन को भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से जानकारी की सुविधा प्रदान करने और नागरिकों को आसानी और गतिशीलता के साथ अपनी शिकायतों भेजने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, लॉन्च किया है मनोज सिन्हा ने। वो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल है। 13वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एड्यूकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? एड्यूकॉन 2020 का शुभारंभ किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। वो हमारे वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एड्यूकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। और जब बात आती है दोस्तों 2020 की, तो हमारी चैनल GK 2020 इसी पैटर्न पर है। तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और कोई भी नई घटना सामने आती है तो उनसे जुड़ा हुआ भी यूनिक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल होता है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यह 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि GERA के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा द्वारा आयोजित किया गया है। और एजुकॉन 2020 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो इस सम्मेलन की थीम रखी गई है इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी कि वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, जो इस सम्मेलन की थीम रखी गई है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लोहिड़ी के त्योहार पर किस राज्य में नई फसल की पूजा की जाती है? लोहिड़ी का त्योहार शुरू होने वाला है 13 जनवरी को और 13 जनवरी को यह लोहिड़ी का त्योहार पंजाब एवं हरियाणा में मनाया जाएगा और नई फसल की पूजा की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी पंजाब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कांति नागर ने। और कांति नागर नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है कि आज के NCPC RRB परीक्षा में पिछले एक सप्ताह के वीडियो में से 6 प्रश्न पूछे गए, यानी कि GK 2020 चैनल में से 6 प्रश्न निकाले गए यह NCPC और RRB की परीक्षा में। तो आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी चैनल को डेली करंट अफेयर का वीडियो आप रोजाना देखिए और एक साल में आप में जो बदलाव आएगा, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की शक्ति आप में डेवलप होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि इस तरह की पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बहुत सी एग्जामिनेशन है जिनमें से हमारी करंट अफेयर की वीडियो में से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तकरीबन 20-25 क्वेश्चन निकाले जा चुके हैं, ऐसी भी कई एग्जामिनेशन गई है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सचिन जोहारे, नीलम पटेल, राजकुमार गौंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, ब्लजे गेमिंग, जीनू चौधरी, करण सथवारा, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रणजीत ठाकुर, अजहर उद्दीन, नीलेश पाटनवाड़िया, भरत रबारी भोयान, वर्षाबेन मजीराना, जूली कुमारी, पटेल करशन, आर्मी लवर्स, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल वर्ल्ड नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है,
उन्होंने भी यह वीडियो देखा है और यह वीडियो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। चौधरी अशोक भाई, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, नीतीश कुमार, ठाकुर नरसिंह वी, काल सिंह मावी, म्यू जोशी, अमित त्रिवेदी, राजेश कुमार, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क किसने स्थापित किया है? दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क किसने स्थापित किया है? 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।